हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में, और लास्ट वीडियो मैंने इंग्लिश के मेंस के बारे में डिस्कस करी थी। उन सब वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रीजनिंग की मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पूछ सकते हो, और जितने भी मेरे पीडीएफ जो नोट्स होते हैं मैं वहाँ शेयर करता हूँ। बाकी जो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अब रीजनिंग की मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, और मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने स्कोर करा 26.75 रीजनिंग सेक्शन में IBPS PO मेंस में 2024 के IBPS PO मेंस में। रीजनिंग का जो मेंस का सेक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मिसलेनियस, सेकंड है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, और थर्ड है क्रिटिकल रीजनिंग। मिसलेनियस जैसा प्रीलिम्स में किया था बिल्कुल बेसिक, और उसके फाउंडेशन तो हैं वो वही रहेंगे, बट लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा मेंस में। डिस्टेंस डायरेक्शन पढ़ा था प्रीलिम्स में, उसी का वो कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन बन जाता है, कोडेड फॉर्म में आता है। इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी आएगी, या फिर गैप फिलिंग वाली इनइक्वालिटी आती है, या फिर रिवर्स इनइक्वालिटी भी आती है, वो आएगा। ब्लड रिलेशन में डिस्टेंस कोडेड बेस्ड ब्लड डायरेक्शन आ जाएगा, या फिर एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ उसका पज़ल बना के ब्लड डायरेक्शन की एक पज़ल भी आ सकती है। बाकी सिलोगिज्म में कोडेड सिलोगिज्म आ सकता है, रिवर्स सिलोगिज्म आ सकता है, ये ऐसे टाइप के न्यू पैटर्न टाइप के सिलोगिज्म, फिलर्स वाले सिलोगिज्म भी आते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो मिसलेनियस का एक लेवल ऊपर हो जाता है मेंस में। कुछ चीज़ें और भी मिसलेनियस में ऐड हो जाती हैं, जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। डेटा सफिशिएंसी, ये भी प्रीलिम्स में नहीं आता है। बहुत रेयर चांसेस है प्रीलिम्स में आने के, वरना तो मेंस में ही आता है। और उसमें चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो है वो भी प्रीलिम्स में नहीं आती है, वो मेंस में आती है। बाइनरी कोडिंग भी जो है ये भी मेंस में आती है। कुछ मिसलेनियस में ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बाकी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल बेसिक जो बेस रहता है वो तो वही रहेगा, बट लेवल बहुत एक्सट्रीम हाई हो जाएगा। पजल्स लंबी चौड़ी 2-2, 3-3 पैराग्राफ की पजल्स होंगी, जिनमें कंडीशंस होंगी जिन्हें नोट करना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, एजम्पशंस, ये सब आते हैं। इनमें क्रिटिकल रीजनिंग ये इंग्लिश के टाइप की जैसे होती है, बिल्कुल वैसे ही टाइप होता है इसका क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये थे टोटल 3 पार्ट्स जो रीजनिंग के मेन सेक्शंस, ये इन 3 पार्ट से बनता है रीजनिंग का एक मेन सेक्शन। सबसे पहले अगर मैं मिसलेनियस सेक्शन के बारे में बात करूं, तो अगर मिसलेनियस का प्रीलिम्स लेवल का बेस तैयार है तो मेंस में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मशीन इनपुट आउटपुट और डेटा सफिशिएंसी वो अलग बात है, वो सब की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। बट अगर प्रीलिम्स लेवल वाले वो अच्छे से आते हैं तो मेंस वाले उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो कि ये मेंस में अटैम्प्ट हो सकते हैं। प्रीलिम्स वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपना पूरा जो बेसिक था मिसलेनियस वाला पार्ट वो रीजनिंग का संजय सर के आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल से किया था। ऐसे ही मेंस में भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई हुई है मिसलेनियस की, और साथ में मैंने गाइडली की पीडीएफ्स हैं, उसमें भी टॉपिक वाइज पीडीएफ में वो मिलती है मेंस लेवल क्वेश्चंस, तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करे थे। मशीन इनपुट आउटपुट की एक पूरा लेक्चर स्पेशली 3 घंटे का संजय सर ने यूट्यूब चैनल पे करवाया, वो बहुत अच्छा लेक्चर है, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी कराई हुई है। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग भी सर ने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। डेटा सफिशिएंसी की तो उनकी इतनी क्लासेस हैं यूट्यूब पे। पिछले IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस के सारे प्रीवियस ईयर के डेटा सफिशिएंसी उन्होंने करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन करवाया, उनका एक एक कॉन्सेप्ट भी बताया है सर ने कि कैसे 2 स्टेटमेंट वाले DS हों या फिर 3 स्टेटमेंट वाले DS हों। तो मैं ये सब कुछ वहीं से पढ़ता था संजय सर से। पूरा मिसलेनियस का पार्ट अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर करवाया है, और अच्छे से मैंने सारी प्रैक्टिस वहीं से करी थी। अब मैं दूसरी पार्ट के बारे में बात करता हूँ, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये सबसे मेन पार्ट है रीजनिंग के मेंस के सेक्शन का। ऑनेस्टली मैं ये अपने 2 रजिस्टर जो मैं दिखाऊँ ये रीजनिंग के मेंस के ही हैं, और ये भी पूरा रजिस्टर रीजनिंग के मेंस का ही है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की। उसकी इतने 2-2 लंबे 3-3 पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ जितने तो क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले तो उनको देख के तो डरना नहीं है। मेंस के लिए स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है सिटिंग अरेंजमेंट पजल का। ये भी मैंने संजय सर से सीखा है। उन्होंने एक एक चीज़ सिखाई है कि कैसे कंडीशंस को नोट करते हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन, स्पेशली मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा।
मेंस में कंडीशंस को कैसे नोट करना है, उसके बाद जोन सी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहाँ से क्लू मिल रहा है और कनेक्शन ज्वाइन हो रहे हैं, वहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन को और उसे इम्प्लीमेंट करना है। धीरे धीरे करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा, पूरा पजल सॉल्व होगा आराम से। ये नहीं कि पूरा हड़बड़ी करनी है। मेंस के पजल में हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत टाइम लगेगा मेंस के पजल को सॉल्व करने। जो स्टार्टिंग में पहली बार 2 बार करेंगे उनके तो इतना टाइम लगेगा, उसके बाद धीरे 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 करके टाइम कम होगा। और उसके बाद भी अगर एक मेंस के क्वेश्चन में 6-7-8 मिनट लग रहे हैं तो वो कम, मेरे हिसाब से तो वो बहुत नॉर्मल टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। स्पेशली पीओ मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारी मैंने संजय सर से ही करी है, उनसे अप्रोच सीखी है। और मैंने कुछ लिस्ट भी बनाई हुई है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस पर मेरे पास इसके क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। है देख, कुछ जो न्यू पैटर्न के मुझे लगता था कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन है, तो वो मैंने नोट कर रखे थे, उनकी पीडीएफ बना रखी थी क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन और ये हैं सॉल्यूशंस, तो ये भी मैं स्कैन करके अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। अब बाकी अगर बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने एक तो संजय सर से पढ़ा था यूट्यूब में, और एक हर्षल अग्रवाल सर। इन दोनों सर ने क्रिटिकल रीजनिंग को जितना कराया हुआ इतना और किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हुआ। इन दोनों सर के क्रिटिकल संजय सर ने के चैनल पे करीब 50 वीडियो मिल जाएंगी, और हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पर भी आराम से 15-20 वीडियो मिल जाएंगी क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग इन दोनों सर से ही पढ़ी है। उसमें हर टाइप के, चाहे वो स्टेटमेंट एजम्पशन हो, कंक्लूजन हो, इन्फ्रेंस हो, एजम्पशन हो, ये सब इन्होंने करवाए हुए हैं। दोनों इम्प्लिसिट हो, एक्सप्लिसिट वाले क्वेश्चन हो, सब सर ने करवाए हुए हैं। मैंने वहीं से प्रैक्टिस करी थी, और वहीं से मतलब उसके बाद मॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वरना गाइडली की पीडीएफ भी आती है ना। उसमें पूरे क्रिटिकल रीजनिंग की, ऑलिव बोर्ड की भी क्रिटिकल रीजनिंग की पीडीएफ है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार दोनों टीचर्स में से उनकी अप्रोच सीख के बाकी आप क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मॉक्स में कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, रीजनिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली, कि कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को उठाना है। ये समझाने के लिए मैं रेफरेंस लूँगा IBPS पीओ मेंस के 2024 के क्वेश्चन पेपर का। उसके मैंने संजय सर से आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल जिनका है, वहाँ से मैंने ये मेरे को वैसे तो याद नहीं थे, पर वहाँ से मैंने, उनका मेमोरी बेस था तो वहाँ से क्वेश्चन देखे, फिर मैंने लिखा और नोट कर याद करा कि कौन कौन से पेपर में मैंने अटैम्प्ट करे थे, और कैसे मैं वही स्ट्रैटेजी मॉक में करता था, वही मैं पेपर में फॉलो करके आया। तो सबसे पहले तो जैसे ही रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, एक बात बता दूँ कि पीओ मेंस में सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का आएगा। तो इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना मेरे लिए या फिर किसी के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा टोन सेट करेगा 3.5 घंटे के पेपर की। क्योंकि 3.5 घंटे का पेपर होता है, अगर पहला सेक्शन ही ख़राब होएगा तो पूरा रिदम टूट जाएगा, मोटिवेशन पूरी टूट जाएगी और पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। 2023 के पेपर में मेरा रीजनिंग का सेक्शन पहला था, और वो इतना गंदा गया था कि मेरा पूरा पेपर उसकी वजह से ख़राब हो गया था और मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेम 2023 के IBPS क्लर्क मेन में भी यही हुआ था। रीजनिंग के सेक्शन की वजह से, उसमें कौन सा क्वेश्चन था, वो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जिसमें 2 वेकेंट थे, उसकी वजह से मैंने पूरा सेक्शन रीजनिंग का ख़राब कर दिया था, मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया था। तो मैं इस बार पेपर देते वक्त जब मैं गया था, मैं सोच के गया था कि रीजनिंग सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ये पूरी टोन सेट करेगा 3.5 घंटे की मोटिवेशन और रिदम के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला तो मैं, जो रफ शीट मिलती है उसमें पूरे क्वेश्चन नोट कर लेता था कि कौन, मतलब क्वेश्चन में कौन सा, जैसे अगर पहले 5 क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा पजल है। अब पजल है तो पजल के आगे लिख दिया पजल, और ये वाला टाइप का पजल है। उसके बाद अगला कोई क्वेश्चन है मिसलेनियस, तो 6 to 8 मिसलेनियस में भी कौन सा है, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, तो वो लिख लिया। ऐसे कर करके पूरे लिख लेता था। इसमें 2 मिनट लगेंगे जल्दी से, ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 घंटे का सेक्शन, 1 घंटे का टाइम होता है रीजनिंग सेक्शन के लिए, तो बहुत टाइम, अगर 1 घंटा दिया है तो इसको, वो पेपर को समझने के लिए दिया है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। ऐसे क्रिटिकल रीजनिंग, और वो सारे क्वेश्चन लिख लिए कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं शुरुआत करता था, इसमें भी सेपरेट करना पड़ता है कि 1 मार्क का कौन सा है, 2 मार्क का कौन सा, क्योंकि इसमें 1 मार्क का 2 मार्क के आते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता था मिसलेनियस से। मिसलेनियस में अब जितना जो मैंने नोट करा, उसमें मैं 3 प्लेन शीट पे 3 कॉलम बनाता था, पहला पजल, मिसलेनियस और सिटिंग अरेंजमेंट। मिसलेनियस में अब स्टार्ट करना है तो मिसलेनियस के मैं क्वेश्चन देखता था कि कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन नंबर पे मिसलेनियस है। अब उनमें से भी मैं सबसे आसान छांटता था, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चन सबसे आसान होने चाहिए, ताकि मोटिवेशन आए और वो ठीक होएं, वो गलत नहीं होने चाहिए। तो मेरे को याद है, मैंने अपने IBPS पीओ मेंस में डिस्टेंस डायरेक्शन कोडेड वाला किया था, वो 2 नंबर का था और वो 3 क्वेश्चन थे।
छः नंबर मैंने वो करा था और वो आराम से बन गया, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं अटका और उसमें मेरे 6 नंबर, मुझे पता था मेरे 6 नंबर पक्के हो गए हैं है ना, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। उसके बाद 2 नंबर में ही 2 डीएस थे, मैंने वो 2 डीएस के क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, यहाँ से मैंने अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए आसानी से। उसके बाद मैं अभी मैंने मिसलिनियस छोड़ा नहीं, मैं 1 मार्क्स में ही मिसलिनियस वाले क्वेश्चन में गया। 2 वर्ड वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, वॉवल्स को इधर करो उधर करो और उससे कुछ निकालो, जैसे 2 वर्ड थे, मुझे वर्ड याद है अभी, अर्थबाउंड और फैक्ट्री, फैक्ट्री था या क्या था, हाँ फैक्ट्रीज़, अर्थबाउंड और फैक्ट्रीज़, इन 2 वर्ड पे कुछ करना था, ऑपरेशन परफॉर्म करने थे और उसके बाद करना 1 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से करने वाला था, ऐसे 11 नंबर हो गए। उसके बाद मैंने करा था एक रिवर्स सिलोगिज्म का क्वेश्चन था, ये वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है रिवर्स सिलोगिज्म, वो करने के बाद 12 नंबर। अब उसके बाद मिसलेनियस में एक डाइस का क्वेश्चन आया था, पर वो मैंने नहीं करा था, क्यों, अब ये नहीं है कि मिसलेनियस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे को आता है तो मुझे उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। वो डाइस का क्वेश्चन था मिसलेनियस का, आज तक मैंने वो वाला पैटर्न अटैम्प्ट नहीं करा था। तो पेपर में ना अपने ईगो को तो ना साइड में रखना पड़ता है। स्पेसिफिकली जब मेंस देने जा रहे हो तो प्लीज़ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ही अपनी ईगो को रख के जाना। ऐसा नहीं है कि अगर मिसलेनियस मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो कुछ भी हो जाए, उसका कोई भी क्वेश्चन आए, भाई मैं तो वो करूँगा ही करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो मिसलेनियस का क्वेश्चन आज तक कभी, डाइस का न्यू पैटर्न क्वेश्चन था, मैंने देखा नहीं था तो मैंने वो स्किप कर दिया, उस पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट आया था। सच बताऊँ तो मशीन इनपुट आउटपुट मैंने बहुत प्रैक्टिस करा हुआ है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। चाहे इससे पहले वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, मैंने हर एग्ज़ाम में मशीन इनपुट आउटपुट अटैम्प्ट किया था। तो पर इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, मैंने 2 मिनट दिए थे मशीन इनपुट आउटपुट को उसका पैटर्न डिकोड करने के लिए, मुझसे नहीं हुआ। सेम चीज़ मैंने वही करी कि ईगो पे नहीं लिया, कि ईगो पे नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को कि यार कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, ये नहीं सोचना एग्जामिनेशन हॉल में। अगर मैं यही सोचता तो वहाँ पे मैं 10 मिनट अपने मशीन इनपुट आउटपुट में वेस्ट कर देता और मेरा पूरा पेपर ख़राब हो सकता था। 2 मिनट मैंने मशीन इनपुट आउटपुट दिए और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि ये मेरे से नहीं होगा, इसको मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। ऐसे कर करके मैंने पूरा मिसलेनियस का सेक्शन कर दिया और मैंने जो अपने 3 जो जहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिखे थे एक शीट पर, वहाँ से मैंने पूरा मिसलेनियस का क्वेश्चन सेक्शन को काट दिया कि अब मिसलेनियस में से मुझे कुछ भी और अटैम्प्ट नहीं करना, मुझे और उसमें से कुछ नहीं आता। उसके बाद मैं गया पजल्स के सेक्शन पे। यही सेम चीज़ आपको मॉक्स में इम्प्लीमेंट करनी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पजल्स के सेक्शन में मैं गया, पजल्स में मैंने उसमें मार्क करे हुए थे कौन कौन से पजल्स सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल हुए आसान वाले हैं। तो एक पजल मैंने उसमें लिख रखा था, एक आया था IBPS PO मेंस में 10 पर्सन्स का था, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं और उनके पास एक आइसक्रीम फ्लेवर थे। वो देखने में एक नॉर्मल सा लग रहा था, उसमें काफ़ी प्रोजेक्शंस बने, 4 या 5 प्रोजेक्शन बने थे, बट वो डुएबल था, वो मैंने कर लिया। वो एक क्लर्क में SBI क्लर्क मेंस लेवल का ही था, आया भले IBPS PO मेंस में था, बट वो था SBI क्लर्क मेंस लेवल, थोड़ा सा उससे ऊपर था। तो यही सबसे बड़ी बात है, ये मॉक्स में भी यही होगा, एग्ज़ाम में भी यही होगा। भले वो पेपर PO मेंस का होगा, बट बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे छिपे होंगे जो क्लर्क मेंस लेवल के होंगे। हर पेपर में ऐसा होगा कि क्वेश्चन छुपे होंगे, मेंस में क्वेश्चन छुपे होते हैं, उन्हें ढूंढना होता है और यही सबसे बड़े सिलेक्शन का कारण है। जो ढूंढ नहीं पाता, आता सबको है, प्रिपरेशन सबकी अच्छी है, जिनके 2 या 3 नंबर से रुकते हैं एग्ज़ाम, उनका क्या, उन्हें प्रिपरेशन नहीं हुई थी क्या, उनकी हो सकता है मुझसे ज़्यादा प्रिपरेशन उन्होंने करी हो, बट क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ एग्ज़ाम में बैठे हुए। इसके बाद मैंने एक कंपैरिजन बेस्ड पजल किया था, उसमें सिंपल से 6 पर्सन थे और उनके मार्क्स दिए हुए थे, ये भी बहुत आसान था, तो ये भी पजल पहली बार में हो गया था। इसके बाद एक और मैंने लगातार पजल अटैम्प्ट करता रहा, क्योंकि होते जा रहे थे, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कौन से आसान है। इसके बाद मैंने 2 मार्क में एक पजल आया था 3 स्लॉट वाला, जिसमें 15 बंदे थे और मंडे टू सैटरडे वो कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे स्कूल या किसी कॉलेज में। मेरे को वो नहीं आता था, मैंने सिंपली उसको कट कर दिया कि मैं ये 2 नंबर वाला पजल, भले वो 10 नंबर का था पजल, पर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा 10 नंबर के लालच के चक्कर में। ये 2 नंबर वाले सबसे बड़े लालच होते हैं कि इनके लालच के चक्कर में वो एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ये अटैम्प्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इसके बाद मैं दूसरी पजल ढूंढी, फिर मुझे मिली थी 8 पर्सन्स की थी, सर्कल में बैठे हुए थे, कुछ इनसाइड और कुछ आउटसाइड, और साथ में ये भी लिखा था कि इनसाइड वाले इज़ मोर देन आउटसाइड, और साथ में उसमें एक वेरिएबल भी था। इसमें भी 5 प्रोजेक्शन के करीब बनी थी, बट ये बहुत ईजी डुएबल था, टाइम लगा बट ये हो गया। इसके बाद
एक नॉर्मल सा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। भले वो था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बट अब मेंस है तो नॉर्मल तो होगा नहीं। तो उसमें कुछ न्यू पैटर्न में ये करा कि सिटिंग अरेंजमेंट में ही एक कोई है जो 6 बंदे हैं, उनको उनकी बॉटल में पानी डालने आएगा। तो पानी डालने आएगा और एक एक करके उसमें पानी की मेजरमेंट्स लिखी हुई थी कि वो इसमें पानी डालेगा, जो उसके थर्ड राइट में इतना पानी डालेगा। अब बेस तो सिटिंग अरेंजमेंट वाले लगेगा ना, चाहे वो पानी डालने आ रहा है चाहे वो कुछ भी डालने आ रहा है। क्वेश्चन कितना भी मॉडिफाई हो जाए, अगर बेसिक्स करे हुए अच्छे से तो वो हो जाएगा। उसको भी मैंने पढ़ा तो वो भी हो गया। अब ये सब करने के बाद अभी 2 पजल और बचे थे, मैंने उनको नहीं करा, मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम हो रहा था। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ चला गया। अब क्रिटिकल रीजनिंग पे करीब 7 या 8 क्वेश्चन आए थे, बट उसमें से मुझे तो क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी टफ लगी थी पेपर में। मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे क्योंकि मैं नेगेटिव मार्क्स नहीं लेना चाहता था, इसलिए सिर्फ मैंने 2 अटैम्प्ट करे और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं देख के बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि अब इसके बाद एग्ज़ाम में मेरे पास, मुझे अभी भी याद है, 7 या 8 मिनट मेरे पास बचे थे। एक तरफ से मिसलेनियस के कुछ वो डाइस वाला क्वेश्चन बचा था और 1-2 छोटे मोटे और क्वेश्चन बचे थे। एक तरफ से क्रिटिकल रीजनिंग बची थी और दूसरे एक पज़ल बचा था। इन सब में से मैंने चूज़ करा उस पज़ल को करना, क्योंकि मेरे पास 8 मिनट थे। और वो पज़ल मुझे याद है, इसमें 2 बिल्डिंग थी, वाई और जेड। वाई इज़ इन द वेस्ट ऑफ जेड लिखा हुआ था, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल लिखे हुए थे और लिखा हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बोथ द बिल्डिंग टुगेदर इज़ लेस देन 20। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन संजय सर ने अपनी क्लासेस में इतनी बार करा रखा है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे इतनी बार करा रखा है ये कि मुझे पक्का यकीन था कि मैंने ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं। तो और मेरे पास 7-8 मिनट के करीब हैं, मैं ये 8 मिनट में क्वेश्चन कर लूँगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के वो सेक्शन की टाइमिंग करीब 20-30 सेकंड बचे थे, 20 या 30 सेकंड बचे थे। और उससे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था और ईजिली लास्ट में 5 नंबर का ये अटैम्प्ट कर दिया था। मैंने जितने भी छोड़े, क्या क्या छोड़ा मैंने, मिसलेनियस में डाइस वाला क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन, एक पूरा 10 नंबर का पजल वाला क्वेश्चन और 2-3 जो छोटे मोटे मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं वो, और क्रिटिकल रीजनिंग। ऐसे कर करके मेरे को, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने 29 नंबर्स का अटैम्प्ट करा था और मेरे 26.5 आए थे। मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है वो 2 क्रिटिकल रीजनिंग वाले ही गलत हुए होंगे, उनके चक्कर में मार्क्स चले गए। और क्रिटिकल रीजनिंग में मेरी बिल्कुल भी एक्यूरेसी बहुत बेकार है, इसलिए मैंने एक क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ दी थी। यही मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि भले रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी, सब्जेक्ट के अंदर भी तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं। और उसमें भी ईगो में लेना पड़ेगा कि अगर रीजनिंग के अंदर मेरा मशीन इनपुट आउटपुट, मेरे को जैसे मशीन इनपुट आउटपुट मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, पर उस दिन नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया ना, ईगो पे नहीं लिया। 2 मिनट के अंदर मैंने उसको छोड़ दिया। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये मुझे पता था बिल्डिंग वाला क्वेश्चन, वाई और जेड वाला क्वेश्चन, कि ये मेरे को स्ट्रॉन्ग, तो ये वाले टाइप की पजल मैंने बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी, इसलिए मैंने एग्ज़ाम में इसको चूज़ करा बाकी क्वेश्चन से। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चंस को। हो सकता है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको एग्जामिनर ने इतना मुश्किल क्वेश्चन डाला है उसमें कि वो एग्ज़ाम में होने लायक है नहीं। इसलिए जैसे हर्षल अग्रवाल सर भी और बाकी आर्ट ऑफ रीजनिंग संजय सर भी यही सब बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सिलेबस और पूरा कवर किया होगा तो उतना ही एग्ज़ाम में स्कोप मिलेगा कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने का। क्योंकि हो सकता है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो उसका क्वेश्चन सबसे मुश्किल आ जाए और जो तुम चैप्टर छोड़ के आए हो वो सबसे डुएबल आ जाए। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में हुआ, IBPS क्लर्क मेंस में भी था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI आई थी, और उससे लास्ट ईयर SBI PO मेंस में प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI आई थी। प्रोबेबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, पर वो सबसे आसान क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, जिस प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफाइन से भी वो मेंस वाला क्वेश्चन हो सकता था। ऐसे ही सेम रीजनिंग में हो सकता है, सिटिंग एलिमेंट और पजल में, या तो मिसलेनियस में भी हो सकता है, या फिर मशीन इनपुट आउटपुट में हो सकता है कि सबसे आसान पैटर्न आ जाए मशीन इनपुट आउटपुट का, जो कोई वो जो सब्जेक्ट टॉपिक छोड़ के गया हो वो ये मार्क्स गवा देगा। और यही सब रीज़न बनते हैं सिलेक्शन ना होने के। तो यही मेरी एडवाइस है कि जितना हो सके सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो, कोई टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे जितना तुम सिलेबस करके जाओगे वहाँ तुम्हारे पास चूज़ करने के लिए उतने ऑप्शंस होंगे और सिलेक्शन के उतने चांसेस बढ़ेंगे। और प्लीज़ ईगो को साइड में रखना एग्ज़ाम देने से पहले। और ये जो चीज़ें मैंने ये सब बताई हैं, यही पैटर्न मैं मॉक में फॉलो करता था। पहले मिसलेनियस अटैम्प्ट करे, मिसलेनियस में भी जो आसान है सिर्फ वही वाले अटैम्प्ट करे, बाकी मार्क करके छोड़ दिए। उसके बाद पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आसान टाइप के क्वेश्चन ढूंढे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्लर्क मीन्स जैसे आते हैं 3 या 4 नंबर के, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट पजल विदाउट वेरिएबल वाले, वो करे।
उसको करने के बाद बाकी पजल्स मार्क कर दिए, यानी देख जो मुश्किल हैं वो सेकंड राउंड में अप्रोच करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्रिटिकल रीजनिंग करता था। क्रिटिकल रीजनिंग में भी आसान क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है पक्के श्योर हैं, तो उसमें भी नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करने। फिर इसके बाद सेकंड राउंड में मिसलेनियस, अगर मिसलेनियस का बचा हुआ क्वेश्चन हो सकता है तो वो करा, वरना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये अप्रोच मैं पीओ मेंस या फिर कोई भी क्लर्क मेंस हो तो उसमें फॉलो करता था रीजनिंग के लिए। प्रैक्टिस के लिए संजय सर को मैंने बता दिया, आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल, वरना गाइडली के सेक्शनल मॉक्स में देता था। गाइडली के मैंने सारे सेक्शनल मॉक्स खत्म करे हुए हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस हो, आईबीपीएस पीओ मेंस हो, क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है तो तुम अगर उससे पहले आरआरबी पीओ मेंस के सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस ही होगी एग्जाम में। और जो आरआरबी पीओ मेंस का जो गाइडली का सेक्शनल मॉक होगा वो ही एग्जाम में आईबीपीएस पीओ मेन लेवल आता है, क्योंकि गाइडली एक लेवल ऊपर बनाता है अपने मॉक्स। वरना गाइडली की बंडल पीडीएफ आती है, उसमें डे 1 डे 2 के हिसाब से मैंने सारी प्रैक्टिस करी हुई थी। उसमें भी बहुत अच्छी पजल्स होती हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना प्रैक्टिस करने के लिए एक और जो है स्मृति मैम पढ़ाती हैं रीजनिंग, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। कपिल काटपाल सर की जो वाइफ हैं, कपिल काटपाल सर जीए पढ़ाते हैं और स्मृति मैम रीजनिंग पढ़ाती है, तो वहाँ से भी वो भी बहुत न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चंस कराती है मैम, न्यू पैटर्न वाले, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अप्रोच मैंने संजय सर वाली फॉलो करी थी, बट अलग अलग सोर्सेज से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी मिल सकती है। तो ये थी मेरी पूरी अप्रोच जो मैंने फॉलो करी थी रीजनिंग सेक्शन के लिए, मेंस के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या फिर आप टेलीग्राम पे भी, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी मैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ का सारा रिप्लाई देता हूँ, और जो भी मैंने नोट्स दिखाए थे मैं उनकी पीडीएफ भी वहीं सेंड करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कॉन्ट्स की आईबीपीएस पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।